जादुई 3 कुआं। बहुत समय पहले की बात है। मोहनपुर नामक एक गांव में आशा नाम की लड़की अपने पिता किशन और अपनी मां सरिता के साथ रहती थी। उनका परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था, लेकिन एक दिन आशा की खुशियों को किसी की नजर लग गई थी। एक कार हादसे में आशा के माता पिता का निधन हो गया था। किशन और सरिता की मृत्यु के बाद आशा की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। आशा बहुत रोती थी। एक दिन आशा के बड़े पिताजी आशा को लेने के लिए आते हैं और उसे कहते हैं, आशा बेटी, किशन और सरिता की मौत का तो मुझे बहुत दुख है। बेटी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, अब तुम वहीं पर ही रहना। ऐसा कहकर आशा के बड़े पिताजी उसको अपने घर ले जाते हैं। आशा के बड़े पिताजी के परिवार में उनकी पत्नी रेखा और 2 बेटियां थी, सोना और मोना। जैसे ही आशा अपने बड़े पिताजी के साथ घर में आती है तो रेखा आग बबूला हो जाती है और अपने पति से कहती है, अरे आप इस अनाथ को हमारे घर में क्यों लेकर आई हैं? पहले ही घर में 2 जवान बेटियां हैं और अब इस अनाथ का बोझ भी हमें ही उठाना पड़ेगा। अब मेरी बात कान खोलकर सुनिए, आप इसे जहाँ से लाए हैं वहीं छोड़कर आ जाइए, मैं इसको नहीं पालूंगी। अरे भाग्यवान, कैसी बातें कर रही हो? ये मेरे छोटे भाई की बेटी है। मैं इसको किसके सहारे वहाँ पर छोड़ कर आता? इसका इस दुनिया में कोई नहीं है हमारे अलावा। कृपया करके ऐसी बातें ना करो। ठीक है, अगर ये घर में रहेगी तो हमारी सारी बातें मानेगी, और हाँ, इस घर में हमारी बेटी बनकर नहीं, नौकरानी बनकर रहेगी। जी बड़ी माँ, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा करूंगी। बस आप मुझे यहाँ पर रहने की इजाजत दे दो। आप लोगों के सिवा मेरा और कोई नहीं है। चल ठीक है, बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें जाकर धो और किचन में जाकर पूरे घर के लिए खाना बनाना, और खाना बनाने के बाद गेस्ट रूम साफ कर देना। काफी दिनों से गंदा पड़ा है। जा और जाकर काम पर लग जा। रेखा के कहने पर आशा काम पर लग जाती है। रेखा आशा पर बहुत अत्याचार करती थी, उसको मारती पीटती थी। वहीं दूसरी तरफ सोना और मोना भी आशा को बहुत परेशान करती थी। एक दिन सोना मोना से कहती है, बहुत दिन हो गई आशा को परेशान करे हुए, इसके साथ कुछ करते हैं। हाँ सोना, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। इस नौकरानी को सबक सिखाना पड़ेगा। मैं तो इसको घर से भगाना चाहती हूँ। ऐसा कहकर सोना और मोना एक प्लान बनाती है और आशा को अपने पास बुलाती है। सुन गवार लड़की, मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर लेकर आ, और हाँ, मोना का भी फेवरेट खाना बनाकर लेकर आ, और उसके बाद मेरे कपड़ों पर इस्त्री भी करनी है। थोड़ी देर बाद आशा सोना और मोना का मनपसंद खाना लेकर आती है, लेकिन दोनों ने पहले से ही प्लान बना रखा था। जैसे ही आशा खाना देकर वापस जाएगी, वैसे ही वो दोनों खाने में मिर्च मिला देंगी और अपनी माँ को बुला लेंगी। देखिए ना माँ, ये आशा हमें मारना चाहती है। हम दोनों के खाने में कितनी मिर्च डाल दी है। सोना की ये बात सुनकर रेखा बहुत आग बबूला हो जाती है। तभी रेखा आशा को अपने पास बुलाती है और कहती है, क्यों रे आशा की बच्ची, तूने मेरी दोनों बेटियों को मारकर ये जायदाद अपने नाम करना चाहती है क्या? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर रेखा वो मिर्ची वाला खाना आशा को खिला देती है। सोना और मोना ने खाने में बहुत ज्यादा मिर्च डाल दी थी। रेखा, सोना और मोना को आशा के ऊपर जरा भी तरस नहीं आता। आशा के ऊपर घर में बहुत अत्याचार होता था, इसलिए एक दिन आशा घर से भाग जाती है। आशा जंगल की ओर निकल पड़ती है। आशा बहुत ज्यादा रो रही थी। वो रोते रोते जंगल के अंदर जाती ही जा रही थी कि तभी आशा की नजर 3 कुओं पर जाती है। पहले कुएं के पास बहुत सारे हीरे रखे हुए थे और दूसरे कुएं के पास बहुत सारे सोने चांदी रखे हुए थे, और तीसरे कुएं के पास एक अपाहिज लड़की बैठी हुई थी और वो मदद मांग रही थी। इसलिए आशा बिना लालच के अपाहिज लड़की के पास वाले कुएं पर जाती है और उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए। मैं बहुत प्यासी हूँ, क्या तुम मुझे इस कुएं से पानी पिला सकती हो? क्योंकि मेरे हाथ नहीं है और मैं पानी नहीं ले सकती। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अभी पानी पिलाती हूँ। ऐसा कहकर आशा तुरंत ही कुएं में से पानी निकालकर उस अपाहिज लड़की को दे देती है। वो अपाहिज लड़की पानी पीते के साथ ही एक परी में बदल जाती है और परी आशा से कहती है, बेटी, तुम एक बहुत नेक दिल लड़की हो।
तुम्हारे सामने हीरे और सोने के 2 कुएं थे, लेकिन तुमने उन पर ध्यान न देकर मुझ पर ध्यान दिया, इसलिए सोने और हीरे के कुएं आज से तुम्हारे हैं। परी की बात सुनकर आशा बहुत खुश हो जाती है। हीरे और सोने की मदद से आशा बहुत अमीर हो जाती है। आशा गरीब और अनाथ लोगों की बहुत मदद करती है। एक दिन रेखा को आशा के अमीर होने का पता चल जाता है और वह तुरंत ही आशा के पास आ जाती है और उसे पूछती है कि वो इतनी अमीर कैसे हो गई। बेचारी भोली भाली आशा रेखा को उन तीनों कुएं के बारे में बता देती है। उसके बाद रेखा उन तीनों कुएं के पास आ जाती है। इस बार भी वो परी एक अपाहिज लड़की के रूप में वहाँ पर बैठी हुई थी, लेकिन रेखा उस लड़की को नजरअंदाज करते हुए हीरे और सोने वाले कुएं के पास जाती है और वहाँ से हीरे और सोना चांदी लेने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे सांप आ जाते हैं और रेखा को डस लेते हैं, जिस वजह से रेखा की वहीं मृत्यु हो जाती है। रेखा को उसके लालच और आशा के ऊपर अत्याचार की सजा मिल चुकी थी। अब आशा की जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं रही थी। अब वो हंसी खुशी अपना जीवन बिता रही थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मरी हुई बहन की जादुई फ्रॉक। दूर किसी गांव में राधा और तारा नाम की 2 सगी बहनें अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाची विमला राधा और तारा पर बहुत अत्याचार करती और नौकरानी की तरह दिन रात घर का सारा काम करवाती थी। कष्टों से भरी उन दोनों बहनों की जिंदगी बीत रही थी। ऐसे ही एक दिन, दीदी, पहले माँ हमें छोड़कर चली गई, फिर बाबा, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है दीदी। चाची तो हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। चाची जब देखो हमें डांटती रहती है। मुझे भी माँ बाबा के पास जाना है। रोते नहीं तारा, चुप हो जाओ, मैं हूँ ना। क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? दीदी, तुम तो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी ना, वरना मैं अकेले जी नहीं पाऊंगी। ये कहते हुए तारा रोते हुए अपनी बड़ी बहन राधा के गले से लग गई। वही दूसरी और असलियत में चाचा दिनकर और चाची विमला दोनों बहुत दुष्ट और लालची थे। उन दोनों की नजर राधा और तारा की जायदाद पर थी। एक दिन दोनों आपस में बात कर रहे थे। अजी सुनते हो, कब तक हाथ पर हाथ रख कर बैठोगे? कुछ करते क्यों नहीं तो सारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ से निकल जाएगी। थोड़ा सब्र कर भाग्यवान, मैं सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। फिर मैं उन दोनों को भी भैया और भाभी के पास भेज दूंगा। फिर सारी जायदाद हमारी हो जाएगी और हम दोनों ऐश करेंगे, ऐश। फिर अपनी योजना को अंजाम देने के लिए एक रात विमला ने उन दोनों के खाने में बेहोशी की दवाई मिला दी और खाना लेकर उनके कमरे में गई। राधा और तारा बेटी, ये लो, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आई हूँ, जल्दी से खा लेना, दिन भर काम करके बहुत थक गई होगी ना। ये कहकर विमला खाने की प्लेट रखकर वहाँ से चली गई। वहीं राधा और तारा को विमला का बदला हुआ स्वभाव देखकर बड़ी हैरानी हुई। दीदी, चाची आज बदली बदली लग रही है। देखो तो, बड़े प्यार से हमें खुद खाना देकर गई है। इतना बढ़िया खाना देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। दीदी, चलो खाना खाते हैं। तुम खाना शुरू करो, मेरी तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। तारा ने बड़े चाव से पेट भर खाना खाया और खाना खाकर गहरी नींद में सो गई। वहीं राधा बिना खाए ही सो गई। आधी रात के समय विमला अपने पति दिनकर के साथ उनके कमरे में दाखिल हुई। लगता है बेहोशी की दवा अपना काम कर गई है। अब जल्दी से दोनों को ठिकाने लगा देती हूँ। हाँ हाँ, अब देखो मैं कैसे इन दोनों को ठिकाने लगाता हूँ। किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगा। पहले इस तारा को उठा लेता हूँ और ले जाकर कुएं में फेंक देता हूँ। उसके बाद दिनकर और विमला बेहोश तारा को लेकर जैसे ही कुएं की ओर बढ़े, तभी राधा की आँख खुल गई और वो दौड़ते हुए वहाँ पहुँची। रुक जाओ चाचा चाची, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी बहन तारा को छोड़ दो, उस बेचारी ने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे, ये इतनी जल्दी कैसे जाग गई? लगता है बेहोशी की दवाई घटिया कंपनी की थी। अब जल्दी करो, नहीं तो तारा भी नींद से जाग जाएगी। चलो अच्छा है, अपनी आंखों से अपने बहन को मरते हुए देखेगी। वैसे भी बेचारी अपने माता पिता की मौत नहीं देख सकी,
जिन्हें मैंने मारा था। मुझे कुछ नहीं देखना और सुनना, बस मेरी प्यारी बहन को छोड़ दो, चाहे बदले में मेरी जान ले लो। मैं तारा को छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। ठीक है चाचा जी, मैं अपनी जान दे रही हूँ, आप मेरी बहन को छोड़ दो। ऐसा कहकर राधा कुएं में कूद गई। चीखने की आवाज सुन गांव वालों की नींद खुल गई और वो दौड़ते हुए कुएं के पास आए, जिन्हें देखकर विमला और दिनकर रोने का ढोंग करने लगे। राधा, हाय मेरी फूल सी बच्ची, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों तूने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? चुप हो जा भाग्यवान, अब रोने से क्या होगा? राधा बिटिया लौट कर नहीं आएगी। किसी लड़के से प्यार करती थी, वो लड़का राधा को धोखा देकर कहीं चला गया। इसी गम में राधा बिटिया ने अपनी जान दे दी। अब हम तारा बिटिया को क्या जवाब देंगे? पहले भैया भाभी चले गए और अब हमारी फूल सी प्यारी भतीजी। ये कहते हुए दोनों मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। ये देख गांव वाले उनके मन गढ़ंत बातों में आ गए और बोले, अब होनी को कौन टाल सकता है? आप दोनों दुखी मत हो, अपने आप को संभालो और तारा बिटिया का ध्यान रखो। ऐसा कहकर सभी गांव वाले अपने अपने घर वापस लौट गए। वही विमला और दिनकर भी बेहोश तारा को लेकर वापस घर लौट आए। जब अगली सुबह तारा को होश आया तो वो अपनी बहन राधा को ना पाकर उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगी। अरे दीदी, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, पर तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। दीदी, जल्दी मेरे पास आ जाओ। तभी चिल्लाते हुए विमला वहाँ आई और बोली, चुप कर, क्यों सुबह सुबह सबका जीना हराम कर रखा है? चाची जी, मेरी दीदी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अब तेरी दीदी कभी लौट कर नहीं आएगी, मर गई तेरी दीदी, समझी? अब बस चुपचाप हमारी सारी बात मान और कोने में पड़ी रहे। तभी वहाँ दिनकर आया और बोला, अगर उस समय गांव वाले नहीं आते तो इसका भी काम तमाम कर दिया होता, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी जो बच गई। वैसे भी ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जैसा हम बोलेंगे वैसा ही करेगी। बेचारी तारा घर के सारे काम अकेली ही करती। काम करते करते तारा के नन्हे हाथों में छाले भी पड़ गए। वो अक्सर अपनी बहन राधा को याद कर रोती रहती। एक दिन की बात है। दीदी, तुम कहाँ चली गई मुझे अकेला छोड़कर? चाचा चाची बहुत बुरे हैं, मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं, मारते भी है और ना मुझे खाना देते हैं। दीदी, तुम तो कहती थी तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। अब आ जाओ, कितने दिन हो गए हैं, पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। तुम सुन रही हो ना दीदी? ये कहते हुए तारा रोए जा रही थी। तभी अचानक कमरे में एक तेज रोशनी के साथ एक साया प्रकट हुआ। वो दरअसल मरी हुई राधा की आत्मा थी। तारा, रोना बंद करो मेरी बहन, प्यारी बहन, देखो मैं आ गई। तुम आ गई दीदी? मुझे पता था तुम जरूर आओगी, पर मैं तुम्हें छू क्यों नहीं पा रही? तारा, मैं मर चुकी हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। ये कहते हुए राधा उस रात की घटी घटना के बारे में सारी बात बताते हुए बोली, तारा, मेरे पास समय बहुत कम है, मेरा वापस जाने का समय आ गया है, पर तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, इस जादुई फ्रॉक के रूप में। लो, ये एक जादुई फ्रॉक है। तुम इस जादुई फ्रॉक से अपनी हर इच्छा पूरी कर सकती हो और दुष्ट चाचा चाची को भी सबक सिखा सकती हो। वो दोनों माँ बाबा के कातिल हैं। इतना कहकर जादुई फ्रॉक तारा को देकर राधा की आत्मा गायब हो गई। अब तारा जादुई फ्रॉक की मदद से सारे काम मिनटों में कर लिया करती। ये देख विमला को बड़ी हैरानी हुई। अरे, आजकल तारा सारे काम बहुत जल्दी कर लेती है और इतनी खुश भी रहती है। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, मुझे इस पर नजर रखनी होगी। फिर एक दिन तारा जब जादुई फ्रॉक से अपने लिए ढेर सारा स्वादिष्ट पकवान मांग रही थी, तब विमला ने उसे देख लिया। ओह अच्छा, तो ये बात है, ये सब जादुई फ्रॉक का कमाल है। तभी कुछ दिन से इसके पैर जमीन पर नहीं है। अभी इसे जादुई फ्रॉक छीनकर इसे जमीन पर पटक देती हूँ। ये कहते हुए विमला तारा के कमरे में दाखिल हुई और बोली, क्यों री, तू अपने आप को ज्यादा तीसमार खान समझती है? चल जल्दी से मुझे जादुई फ्रॉक दे दे। चाची जी, मैं तुम्हें अपनी दीदी की जादुई फ्रॉक नहीं दूंगी।
ऐसे कैसे नहीं देगी, मैं भी देखती हूँ। ये कहते हुए विमला ने तारा के हाथों से जादुई फ्रॉक को जैसे ही छीना, विमला का शरीर धीरे धीरे पत्थर बनने लगा। अरे ये क्या, मेरा शरीर पत्थर का बनता जा रहा है। सुनो जी, कहाँ हो, जल्दी आओ यहाँ। विमला की चीखने की आवाज सुन दिनकर दौड़ता हुआ वहाँ आया। ये तुम्हें क्या हो गया भाग्यवान, तुम्हारा शरीर पत्थर का कैसे बन गया? कुछ करो, मैं पत्थर की नहीं बनना चाहती। तभी जादुई फ्रॉक में से आवाज आई। शुक्र मनाओ कि अभी तुम बोल पा रही हो। सिर्फ तुम्हारा गर्दन से नीचे का हिस्सा ही पत्थर का बना हुआ है। ये सब तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। सुनो जी, जल्दी से तुम जादुई फ्रॉक को जलाकर नष्ट कर दो, जल्दी करो, वरना पता नहीं जादुई फ्रॉक हमारे साथ क्या क्या करेगी। अब देख क्या रहे हो, जल्दी से इस फ्रॉक को जला दो। अपनी पत्नी विमला की बात मानकर दिनकर जैसे ही जादुई फ्रॉक को जलाने के लिए आगे बढ़ा, तभी जादुई फ्रॉक के जादू से दिनकर के शरीर में आग लग गई। बचाओ मुझे, तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरे शरीर में आग लग गई, कोई बचाओ मुझे। और देखते ही देखते दिनकर की जलने से मौत हो गई। इस तरह दिनकर को उसके किए की सजा मिल गई। वहीं विमला अपने बुरे कर्मों की वजह से पत्थर की मूर्ति में बदल गई। दोनों लालची पति पत्नी को उनके बुरे कर्मों का फल मिल गया। तारा, अब तुम्हारे दुष्ट चाचा चाची तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। तुमने चाचा चाची को दंड देकर बहुत अच्छा किया, वो इसी के लायक थे। इन्होंने मेरे माँ बाप को मुझसे छीना और मेरी प्यारी दीदी को भी दूर कर दिया। आज उनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई होगी। ये कहते हुए तारा की आंखों से आंसू छलक गए। फिर उस दिन के बाद से तारा अपनी बहन की दी हुई जादुई फ्रॉक की मदद से गरीब अनाथ बच्चों की मदद कर हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगी। रानी परी बनी सौतेली माँ। मिनी की उम्र महज 5 साल की थी जब उसकी माँ जानकी चल बसी थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद मिनी के पिता रमेश ने शर्मिला नाम की औरत से दूसरा विवाह रचा लिया ताकि मिनी की अच्छे से देखभाल हो सके। लेकिन 2 साल बाद एक गंभीर बीमारी के कारण मिनी के पिता रमेश भी चल बसे। मिनी अब बिल्कुल अकेली हो गई। उसकी सौतेली माँ शर्मिला उस पर अत्याचार करने लगी। वो मिनी से घर का सारा काम करवाती थी, लेकिन खाने के नाम पर वो बासी रोटी देती थी, जिसकी वजह से मिनी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। एक दिन की बात है। अरे करमजली, कहाँ मर गई? सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन घर का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। कहाँ मर गई? जल्दी इधर आ। तभी बाथरूम में ढेर सारे कपड़े धो रही मिनी बाहर आई और बोली, क्या हुआ माँ? मैं कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? सुन, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। मेरे आने तक घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, समझी? वरना तेरी खैर नहीं। इतना कहकर शर्मिला तैयार होकर बाहर चली गई। वहीं मिनी घर के कामों में व्यस्त हो गई। काफी समय बीत जाने के बाद मिनी को बहुत तेज भूख लगने लगी। बहुत तेज भूख लग रही है, क्या खाऊं? माँ ने तो रसोई में ताला लगा रखा है, अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, माँ की अलमारी में जाकर देखती हूँ, शायद कुछ पैसे मिल जाए, बाहर जाकर कुछ खा लूंगी। ये कहते हुए मिनी ने शर्मिला के कमरे में रखी अलमारी को जैसे ही खोला, तब उसे अलमारी में थोड़े बहुत पैसे रखे हुए मिले। उन पैसों को देखकर मिनी मन ही मन बोली, यहाँ तो केवल 10 रुपए ही है। खैर कोई बात नहीं, अब मुझे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। माँ के आने से पहले जल्दी से रामू काका की दुकान पर जाकर कुछ खा लेती हूँ। ऐसा सोचकर मिनी अलमारी से पैसे लेकर खाना खाने रामू काका की दुकान पर गई और 2 समोसे खाए। जब वो समोसे खाकर वापस आ रही थी, तब उसने देखा उसकी सौतेली माँ शर्मिला गुस्से से लाल दरवाजे पर खड़ी थी। ये देख मिनी बहुत डर गई। तब शर्मिला बोली, इतनी देर से कहाँ मर गई थी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। आज जो तूने किया, तुझे उसकी ऐसी सजा दूंगी, तू जिंदगी भर याद रखेगी। क्यों माँ, मैंने क्या किया? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? तुझे क्या लगता है तू मेरी अलमारी से पैसे चोरी करेगी और मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? अब सच सच बता, तूने अलमारी में से पैसे क्यों चुराए? माँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने अलमारी से 10 रुपए लिए और दुकान में जाकर 2 समोसे खाए। आप मुझे माफ कर दीजिए,
मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। मिनी रोते हुए अपनी सौतेली माँ से बहुत बार माफी मांगने लगी, लेकिन गुस्से से लाल शर्मिला ने कोने में रखा मोटा डंडा उठाया और मिनी के दोनों हाथों पर मारने लगी। बेचारी मिनी दर्द से कड़हाते हुए बोली, आह आह, मुझे माफ कर दो माँ, बहुत दर्द हो रहा है माँ, मत मारो मुझे। ये कहते हुए मिनी जोर जोर से रोने लगी। अब तुझे जिंदगी भर आज का दिन याद रहेगा कि घर में चोरी करने की क्या सजा होती है। अब अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ क्यों खड़ी है, जा यहाँ से। मिनी रोते हुए वहाँ से बाहर चली गई। चलते चलते वो गांव के नजदीक नदी किनारे बैठकर रोने लगी। उसके हाथों में बहुत दर्द हो रहा था। वो बहुत देर तक वहीं पर बैठी रही और अपने माता पिता को याद कर रोने लगी। तभी अचानक मिनी को किसी की कढ़ाने की आवाज सुनाई दी। कोई है यहाँ? प्लीज मेरी मदद करो। आह, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आवाज सुन मिनी बोली, लगता है कोई किसी मुसीबत में है, मुझे जाकर मदद करनी चाहिए। ये कहते हुए मिनी उस दिशा की ओर बढ़ी जहाँ से आवाज आ रही थी। कुछ दूरी पर पहुँचते ही मिनी ने एक घायल सुंदर परी को देखा। वो हैरान होते हुए बोली, अरे ये तो कोई परी है, लेकिन इस हालत में क्या हुआ आपको परी? मैं बहुत जख्मी हूँ, मैं उठ नहीं पा रही, कृपया मेरी मदद करो। पर अब जख्मी कैसे हुई? मैं परी लोक की रानी परी हूँ। एक दुष्ट जादूगरनी ने मेरी ऐसी हालत कर दी। आह, मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? मिनी ने झटपट नदी से पानी लाकर रानी परी को पिलाया। उसके बाद मिनी ने रानी परी को सहारा देते हुए एक पेड़ के नीचे बिठाया। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की। बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मेरी जादुई छड़ी यहीं कहीं खो गई है, उसे ढूंढ कर ला दो। मेरी शक्तियाँ वापस आएगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, आप यहीं मेरा इंतजार करो, मैं आपकी जादुई छड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। इतना कहकर मिनी रानी परी की छड़ी ढूंढने लगी। काफी मुश्किलों के बाद मिनी को कटीली झाड़ियों के बीच फंसी रानी परी की जादुई छड़ी मिल ही गई। शुक्र है, रानी परी की जादुई छड़ी आखिर मिल गई। जल्दी से मैं ये छड़ी रानी परी को दे देती हूँ। मिनी ने जैसे तैसे उस कटीली झाड़ी से अपने जख्मी हुए हाथों की परवाह किए बिना जादुई छड़ी निकाली और ले जाकर रानी परी के हाथों में सौंप दिया। ये लीजिए रानी परी, आपकी जादुई छड़ी। रानी परी ने जैसे ही जादुई छड़ी अपने हाथों में ली, उनके सारे जख्म ठीक हो गए। तब मिनी ने रानी परी से पूछा, रानी परी जी, वैसे आप यहाँ क्या करने आई थी? कई साल पहले परीलोक की जेल से एक दुष्ट जादूगरनी भागकर पृथ्वीलोक आई थी। मैं उसे बहुत समय से ढूंढ रही हूँ, लेकिन उसका पता अब चल गया है। वो इसी गांव में इंसानों का रूप धारण करके इस गांव में ही रहती है। वो बहुत खतरनाक है, उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे पता चला है कि वो शक्तिशाली बनने के लिए हर रात को इंसानों की बलि दे रही है। लेकिन अब आप उसे कैसे पकड़ेंगी? उसको पहचान पाना तो मुश्किल है, क्योंकि वो तो इंसानी रूप में यहाँ रहती है। हाँ, तुम सही कह रही हो, क्योंकि वो इंसानों का रूप धारण करके रहती है, इसलिए उसको पहचान पाना मुश्किल है। लेकिन जब मैं उससे लड़ रही थी, तब मैंने उसके दाहिने गाल पर अपनी जादुई छड़ी से वार किया था, जिससे उसके गाल पर काला निशान पड़ गया है। अगर वो कभी भी मेरे सामने आएगी तो मैं उसे पहचान लूंगी। ये कहते हुए रानी परी की नजर मिनी के हाथों पर गई। अरे, ये तुम्हारे हाथों पर ये चोट कैसी? रुको, मैं अभी तुम्हारे हाथ ठीक कर देती हूँ। ये कहते हुए रानी परी ने अपनी जादुई शक्ति से मिनी के दोनों हाथ ठीक कर दिए। तब मिनी ने रोते हुए अपनी सौतेली माँ के बारे में रानी परी को सारी सच्चाई बताई। तुम फिक्र मत करो, तुमने मेरी जान बचाई है। अब तुम खुशी खुशी अपने घर वापस जाओ। अगर अब कभी भी तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे याद करना, फिर देखना मैं उसके साथ क्या करूँगी। और तुम अपने साथ ये अंगूठी लेकर जाओ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, तब तुम इस अंगूठी को अपने हाथ में लेकर मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर रानी परी अदृश्य हो गई। मिनी भी अंगूठी लेकर घर चली गई। रात को मिनी जब अपनी सौतेली माँ शर्मिला को खाना परोस रही थी, तब उसने अपनी सौतेली माँ शर्मिला के दाहिने गाल पर काला निशान देखा।
निशान देखते ही मिनी मन ही मन सोचने लगी, अरे ये क्या, माँ के दाहिने गाल पर काला निशान कैसा? ये निशान तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा रानी परी ने बताया था, लेकिन ये निशान माँ के चेहरे पर कैसे आया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिनी अपने कमरे में जाकर पूरी रात ये बात सोचती रही। फिर अगले दिन सुबह उठकर मिनी ने रानी परी की दी हुई अंगूठी की मदद से रानी परी को मन ही मन याद करने लगी। पलक झपकते ही रानी परी वहाँ प्रकट हो गई। क्या हुआ मिनी? क्या तुम्हारी सौतेली माँ ने फिर से तुम्हें परेशान किया? नहीं रानी परी जी, मैंने कुछ और बताने के लिए आपको याद किया है। कल आपने मुझे जिस निशान के बारे में बताया था, जो आपने उस शैतान जादूगरनी के चेहरे पर लगाया है, मैंने वैसा ही काला निशान मेरी सौतेली माँ के चेहरे पर देखा है। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मुझे अपनी सौतेली माँ के पास लेकर चल सकती हो? हाँ क्यों नहीं, चलिए मेरे साथ, वो भी सो रही होंगी। इतना कहकर मिनी रानी परी को लेकर अपनी सौतेली माँ के कमरे में गई। जैसे ही रानी परी ने मिनी की सौतेली माँ शर्मिला को देखा, वो पहचान गई कि यही वो शैतान जादूगरनी है और अपनी शक्तियों से सारी सच्चाई पता लगाते हुए मिनी से बोली, मिनी, इस दुष्ट जादूगरनी ने तुम्हारी सौतेली माँ की हत्या कर उनका रूप धारण कर लिया है। ये सुनते ही मिनी बहुत डर गई। मिनी, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये कहकर रानी परी ने अपनी जादुई शक्तियों से उस दुष्ट जादूगरनी को रस्सियों से बांध दिया। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे बच पाओगी? इतने सारे इंसानों की हत्या करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। रानी परी की बात सुनकर शैतान जादूगरनी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और अपने आप को आजाद करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो अपने आप को आजाद नहीं कर पाई। तभी रानी परी की जादुई छड़ी से एक तेज रोशनी निकली और शैतान जादूगरनी को जलाकर राख कर दिया। तब मिनी बोली, रानी परी जी, आपने इस गांव के बाकी लोगों की जान बचा ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर अब मेरी सौतेली माँ भी नहीं रही, अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। ये कहते हुए मिनी रोने लगी। मिनी बेटी, रोना बंद करो। अब से तुम मेरे साथ मेरी बेटी बनकर परीलोक में रहोगी और आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब तुम मेरे साथ चलो, परीलोक चलो। क्या सच में रानी परी? रानी परी नहीं, मुझे माँ कहो। मिनी बेटी, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब चलो, परीलोक में सभी परियां हमारा इंतजार कर रही होगी। ये कहकर रानी परी मिनी को लेकर परीलोक की दुनिया में चली गई। कुछ दिनों में मिनी वहाँ सभी परियों के साथ काफी घुल मिल गई। मिनी अपनी रानी परी माँ के साथ परीलोक की दुनिया में खुशी खुशी रहने लगी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।